नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ 10th क्लास की लोकतांत्रिक राजनीति का पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी। मैं आपको इस चैप्टर को समझाते हुए इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाऊँगा और ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज़रूरतमंद होंगे। जैसे कि अपना पहला टॉपिक देखिए, सत्ता का अर्थ। देखो, सत्ता का अर्थ क्या होता है? शासन करने व आदेश देने की इकाई को क्या कहा जाता है? सत्ता कहा जाता है। जैसे शासन कैसे? जैसे मान लो कोई स्कूल है, उसका प्रिंसिपल है, वो क्या कर रहा है वहाँ पर? सत्ता क्या कर रहा है? उस वहाँ पर शासन चला रहा है। शासन चलाने के साथ साथ वह अन्य टीचरों को क्या दे रहा है? अपने आदेश दे रहा है। और ऐसी परिस्थिति में उसको क्या कहा जाता है? सत्ता का अर्थ। और सत्ता का अर्थ क्या है? सत्ता का अर्थ होता है शासन करने व आदेश देने की इकाई को क्या कहा जाता है? सत्ता कहा जाता है। इसमें देखिए, आदेश देने व शासन करने की इकाई को क्या कहा जाएगा? आदेश। शासन करने व आदेश देने की इकाई को सत्ता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आपको दूसरा टॉपिक आता है आपका शक्ति का अर्थ। देखो, शक्ति का अर्थ क्या होता है? शक्ति से अभिप्राय है दूसरे के आचरण को अपने आचरण के अनुसार बदलना ही क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। दूसरा का आचरण कैसे? जैसे अब मान लो आपका कोई विद्यालय का प्रिंसिपल है, वो अपने टीचरों को क्या करता है? पढ़ाने के लिए कहता है, तो वो अपने आचरण के अनुसार क्या कर रहा है? दूसरे के आचरण को बदल रहा है। मतलब वो चाहता है कि खुद भी पढ़े और दूसरों को भी पढ़ाए। तो इस परिस्थिति को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। इसके अलावा बाद में आपके नए अगला टॉपिक आता है सत्ता व शक्ति में अंतर। क्या आता है? सत्ता व शक्ति में अंतर। देखो, सत्ता व शक्ति में, सत्ता जान लिया अपन ने क्या होता है? शासन करने व आदेश देने की इकाई को क्या कहा जाता है? सत्ता कहा जाता है। शक्ति का अर्थ होता है कि दूसरे के आचरण को अपने आचरण के अनुसार बदलना शक्ति कहा जाता है। अब देखो, सत्ता व शक्ति में अंतर क्या है? पहला अंतर देखिए, पहला अंतर क्या है कि सत्ता क्या है? सत्ता अदृश्य होती है। सत्ता कभी भी दिखाई दी। अब जैसे कोई प्रिंसिपल है, वो अपनी स्कूल चला रहा है, तो उसकी सत्ता दिखाई नहीं दे रही। जबकि शक्ति क्या होती है? दृश्य। वो अपने अनुसार बदल रहा है। मान लो किसी टीचर को उनको ईवीएस पढ़ाना है, किसी टीचर को एसएससी पढ़वाना है, किसी भी टीचर को इंग्लिश पढ़वाना है, हिंदी पढ़वाना है, मैथ पढ़वाना है। और किसी, या तो किसी मान लो कोई टीचर गलत कर रहा है, बच्चों को नहीं सही पढ़ा रहा, तो उसको वह हटा भी सकता है। ये क्या हो गई? दृश्य। मतलब शक्ति उसकी क्या हो रही है? दिख रही है। इसमें दूसरा अंतर देखिए, दूसरा अंतर क्या है इसका? दूसरा अंतर है सत्ता दी जाती है जबकि शक्ति दी नहीं जाती। सत्ता दी जाती है कैसे? मान लो वो प्रिंसिपल है और वो हट गया, वो बूढ़ा हो गया, तो उसके बाद वो उसकी सत्ता कौन संभालेगा? बेटा। कौन संभाल लेगा? बेटा संभाल लेगा। बेटा संभालते क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। और वो अपने पापा की सत्ता कौन क्या लेगा? अपने हाथ में ले लेगा। जबकि शक्ति क्या होती है? दी नहीं जाती। जैसे ही वो प्रिंसिपल मिलेगा, उसको अपने आप ही वो सारी शक्तियाँ, टीचर को हटाने की, किसी भी टीचर को लगाने की, ये सारी शक्तियाँ अपने आप ही मिल जाती है। उसके बाद में तीसरा अंतर देखना। तीसरा अंतर है सत्ता का प्रभाव क्या होता है? कम होता है। सत्ता का प्रभाव क्या होता है? कम होता है। कोई भी प्रिंसिपल है, उसको देखेंगे अपन तो उसका नॉर्मल होता है वो, लेकिन जब उसकी शक्तियाँ होती है ना, तो शक्तियों का प्रभाव क्या होता है? बहुत ही अधिक होता है। जैसे तीनों पॉइंट आपको समझ गया होगा ये कि सत्ता व शक्ति में क्या अंतर है। ऐसे ये क्वेश्चन बोर्ड में BORD बोर्ड में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं? आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, राजस्थान बोर्ड में पूछे जाते हैं। जिसमें आपसे अगर कोई पूछे कि सत्ता व शक्ति में अंतर बताइए, तो पहला अंतर क्या है? सत्ता अदृश्य होती है जबकि शक्ति दृश्य होती है। दूसरा अंतर कोई पूछे तो सत्ता दी जाती है जबकि शक्ति दी नहीं जाती। तीसरा अंतर कोई पूछे आपसे तो सत्ता का प्रभाव क्या होता है? कम होता है, जबकि शक्ति का प्रभाव क्या होता है? अधिक होता है। उसके बाद में देखिए, अगला टॉपिक लेके आते हैं अपन, करिश्मावादी सत्ता का अर्थ। क्या आता है? करिश्मावादी सत्ता का अर्थ। करिश्मावादी क्या होता है? जैसे मान लो कि कोई भी नेता है और आपके जो सरपंच है, वो मान लो बहुत अच्छा है, काम भी अच्छा करता हो, कोई हर समय सड़क भी बनवाता हो, अपने गांव के लिए अच्छा अच्छा कार्य करता हो, तो उसके व्यक्तित्व, मतलब उसका व्यक्तित्व क्या है? बहुत अच्छा है। तो उसी को देखते हुए अपन अगर उसको वोट दे देते हैं, उसको समर्थन दे देते हैं, तो वो क्या बोलते हैं? करिश्मावादी सत्ता। करिश्मावादी सत्ता समझ में आ गई होगी। करिश्मावादी सत्ता का अर्थ होता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर
उसको जो समर्थन दिया जाता है उसको क्या बोल दिया जाता है, करिश्मावादी सत्ता के नाम से जाना जाता है। अब इसकी बात, अगर इसके उदाहरणों की बात करें तो जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको भी जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उनके व्यक्तित्व को देखकर ही उनको क्या दिया गया था, समर्थन। और उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल आता है इंदिरा गांधी, और चौथा आता है श्री नरेंद्र मोदी। इनका व्यक्तित्व अच्छा है तो लोग इनके व्यक्तित्व को, इनके अच्छे कामों को देखकर क्या दे देते हैं, इनको समर्थन। और ऐसी सत्ता क्या कहलाती है, करिश्मावादी सत्ता। अब देखो अपने पाठ का अर्थ पूछ रहा है अगले वाला, कि देखो पाठ का अर्थ क्या है। अब अगला टॉपिक आएगा अपने कि सत्ता की साझेदारी का अर्थ। सत्ता की साझेदारी का अर्थ, सत्ता की साझेदारी, सत्ता क्या होती है, मैंने बता दिया, शासन होता है। अब शासन में कोई भी कार्य होगा या कोई भी शक्तियाँ होंगी उनको बांट देंगे, उसी को क्या बोलते हैं, साझेदारी। मतलब एक दूसरे के अंदर कोई भी शक्ति को बांट लेना। और बांटा किसके अंदर जाता है, सरकार के अंगों व उसके स्तरों के मध्य शक्तियों का बंटवारा क्या कहलाता है, सत्ता की साझेदारी। मतलब आधी शक्तियाँ किसको दी जाती हैं, सरकार के अंगों को। आधी शक्तियाँ किसको दी जाती है, सरकार के अंगों को। और आधी शक्तियाँ किसको दी जाती है, सरकार के स्तरों को। इन दोनों के मध्य शक्तियों का बंटवारा क्या कहलाता है, सत्ता की साझेदारी कहलाता है। देखिए अगला टॉपिक आता है सत्ता की साझेदारी आवश्यक क्यों है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। अब देखो सत्ता की साझेदारी मतलब उसके अंदर कार्यों का बंटवारा होता है, उनकी शक्तियों का बंटवारा होता है, ये क्यों आवश्यक है। अब इसकी बात कर लेते हैं अपन कि ये क्यों आवश्यक है। क्यों, पहला देखो शांति स्थापित करने के लिए। अगर अपन शक्तियों को अलग अलग विभागों में, अलग अलग अंगों में बांट देंगे तो क्या रहेगी, पूरे देश में शांति रहेगी। क्या रहेगी, शांति, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जैसे कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में अलग अलग शक्तियाँ बांट देंगे तो लड़ाई नहीं होगी। अब जैसे मान लो राजस्थान सरकार है, अपने पड़ोसी राज्य गुजरात की गुजरात सरकार है, ऐसे इनके मध्य क्या कर दिया, शक्तियों का बंटवारा कर दिया। इससे क्या होगी, देश में शांति। दूसरा, कोई भी दो समूह है उनके बीच में टकराव को रोकने के लिए क्या होती है, ये आवश्यक होती है। तीसरा कि सामंजस्य स्थापित करने के लिए। तीसरा क्या है, सामंजस्य स्थापित करने के लिए। और चौथा क्या है, समानता को बढ़ावा देने के लिए। अगर सत्ता की साझेदारी रहेगी, लोग अपने अपने नियमों के अनुसार पालना करेंगे तो क्या होगा, लोगों में समानताएं बनी रहेंगी। देखो उसके बाद में अगला टॉपिक आता है कि राज्य के कार्य जिसके द्वारा किए जाते हैं। देखो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, सरकार किसे पूछे। अब मान लो आपसे कोई यही क्वेश्चन पूछ ले कि सरकार किसे कहा जाता है, तो क्या करेंगे, राज्य के कार्य जिसके द्वारा किए जाते हैं। कोई भी राज्य है उसमें अगर कोई कार्य कर रहा है उसको ही क्या बोलेंगे, अपने सरकार बोलेंगे। मान लो सड़क निर्माण कर रहा है, कोई भी अच्छा कार्य कर रहा है, पुल बनवा रहा है, ये सब काम कर रहा है, तो ऐसे कार्य करने वालों को क्या बोलेंगे, सरकार बोलेंगे। उसके बाद में देखिए अगला टॉपिक आता है आपका सरकार के प्रमुख अंग। क्या आता है, सरकार के प्रमुख अंग, सरकार के अंग। देखो उसके बाद में सरकार के कितने अंग होते हैं, सरकार के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं, मुख्य रूप से 3। सरकार के कितने अंग, 3 अंग होते हैं। प्रमुख रूप से सरकार के 3 अंग होते हैं। अब देखो पहला अंग क्या होता है, व्यवस्थापिका। क्या होता है, व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका सरकार का क्या है, एक महत्वपूर्ण अंग है जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है, देश में कानून बनाना। अगर देश में कोई भी कानून बना रहा है तो कौन बनाएगा, व्यवस्था बनाएगी, व्यवस्थापिका बनाएगी। और इसका दूसरा नाम क्या है, विधायिका। इसे विधायिका के नाम से भी जाना जाता है। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये हर देश में, अब जैसे अपने भारत है, भारत में अगर विधायिका है तो उसको क्या बोलते हैं, संसद। क्या बोलेंगे, संसद। क्या बोलेंगे, संसद। भारत में अगर विधायक है तो संसद। और अमेरिका की विधायक है तो उसको क्या बोलेंगे, कांग्रेस। जापान में क्या बोलते हैं व्यवस्थापिका को, डायट। इराक में क्या बोलते हैं, मंजलिस। उसके बाद में अगर रूस की बात करें तो क्या बोला जाता है, ड्यूमा। और ब्रिटेन की में क्या बोला जाता है, इसे पार्लियामेंट बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है। आपसे पूछ लेंगे कि अमेरिका की व्यवस्थापिका को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए कांग्रेस।
क्या होना चाहिए, कांग्रेस। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले कि डाइट निम्न में से किस देश की व्यवस्था को कहते हैं, तो क्या आएगा डाइट, जापान की। क्वेश्चन कैसे भी याद सकता है, आपको दोनों याद रखते हैं, दोनों चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद में देखो, उसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण अंग, दूसरा महत्वपूर्ण अंग आता है क्या, कार्य, दूसरा महत्वपूर्ण अंग क्या आता है, कार्यपालिका। क्या आता है, कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होता है, व्यवस्थापिका आपने समझ लिया कि जिसका काम क्या होता है, कानूनों को बनाना। उसके बाद आती है कार्यपालिका। कार्यपालिका, कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। कौन सा है, दूसरा, जिसका प्रमुख कार्य है व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना। और ये क्या काम करती है, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या करती है, देश में लागू करती है। ध्यान रखना, व्यवस्थापिका का काम है कार्य, कानून बनाना, कार्यपालिका का है कानूनों को लागू करना। बस इतना ही। उसके बाद में देखो तीसरा टॉपिक, उसके बाद में आता है तीसरा, तीसरा अंग होता है सरकार का तीसरा अंग। देखिए सरकार का तीसरा अंग होता है न्यायपालिका। सरकार का तीसरा अंग कौन सा है, न्यायपालिका। न्यायपालिका सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। कौन सा है, तीसरा अंग है। और इसका कार्य है कानूनों की रक्षा करना। इसका मुख्य कार्य क्या है, कानूनों की रक्षा करना। व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका कानूनों को देश में लागू करना, और तीसरी है न्यायपालिका। इसका प्रमुख कार्य है देश में कानूनों की रक्षा करना। क्या है, देश में कानूनों की रक्षा करना। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं, सरकार के अंगों व स्तरों के मध्य। अंग अपन ने पढ़ लिए तीन अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों के बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं सरकार के प्रमुख स्तर। क्या आते हैं, सरकार के प्रमुख स्तर। सरकार के स्तर भी कितने होते हैं, तीन। और सरकार के अंग भी कितने होते हैं, तीन। सरकार के प्रमुख स्तर कितने होते हैं, तीन स्तर होते हैं। कितने होते हैं, तीन स्तर होते हैं, जो आपको निम्न प्रकार से पढ़ा रहा हूँ। देखिए पहला स्तर क्या होता है, सरकार के प्रमुख तीन स्तर होते हैं। उसमें पहला क्या आएगा, पहला आएगा केंद्र सरकार। पहला क्या आएगा, केंद्र सरकार। और केंद्र का मतलब क्या होता है, पूरा देश। क्या होता है, पूरा देश। केंद्र सरकार संपूर्ण देश में क्या करती है, कार्य करती है। तथा वर्तमान में केंद्र सरकार का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कौन कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और अपने 2025 चल रही है, 2025 क्या चल रही है, 2025। और 2025 में कौन कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी। कौन कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। केंद्र सरकार का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद में देखो दूसरा स्तर, सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है, राज्य सरकार। कौन सा है, राज्य सरकार। राज्य सरकार प्रत्येक प्रांत में कार्य करती है। प्रांत का मतलब क्या होता है, राज्य। राज्य, केंद्र का मतलब क्या होता है, देश। तो केंद्र सरकार किससे बोलेंगे, वह सरकार जो क्या करती हो, पूरे देश में काम करती है, उसे क्या बोलेंगे, केंद्र सरकार। राज्य सरकार किसे बोलते हैं, वह सरकार जो क्या करती हो, राज्य में कार्य करती हो, उसे क्या बोल देंगे, राज्य सरकार। और ये किसी भी कहाँ करती है काम, राज्य में काम करती है। और एक राज्य तक की क्या होती है, सीमित। और हमेशा एक चीज़ का वो ध्यान रखना, और ये किसके अधीन होकर कार्य करती है, केंद्र सरकार के अधीन होकर कार्य करती है। किसके अधीन होती है, ये केंद्र सरकार के अधीन होती है। अब जैसे आपने नरेंद्र मोदी है तो, और अपना नरेंद्र मोदी है तो ये अपने राजस्थान है, राजस्थान की राज्य सरकार हमेशा किसका कहना मानेगी, नरेंद्र मोदी का। और नरेंद्र मोदी क्या है, केंद्र सरकार के चीफ है। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है वर्तमान में राजस्थान की राज्य सरकार का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, भजन लाल जी शर्मा। कौन कर रहे हैं, भजन लाल जी शर्मा कर रहे हैं। कौन है ये अपने सीएम। कौन है, सीएम। ये कौन है, अपने सीएम। सीएम का मतलब मुख्यमंत्री। भजन लाल जी शर्मा क्या कौन है, अपने मुख्यमंत्री। देखिए आगे तीसरा सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण स्तर होता है स्थानीय सरकार। पहला है केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार, और तीसरा है स्थानीय सरकार। ऐसी सरकार जो गांवों से लेकर जिले तक का क्या होती है, कार्यशील। अब राज्य में तो हो गई राज्य सरकार, देश में हो गई केंद्र सरकार, बचे क्या, जिले और गांव। तो गांव और जिले में जो सरकार कार्यशील होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, स्थानीय सरकार के नाम से जाना
जाता है। ये देखिए अपन ने पढ़ लिए क्या, सरकार के तीनों अंग और सरकार के तीनों स्तर। उसके बाद में देखो अगला टॉपिक अपने महत्वपूर्ण टॉपिक आता है श्रीलंका में जातीय संघर्ष, और ये इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, इम्पोर्टेंट। सभी इसको क्या लगा लेंगे, इम्पोर्टेंट लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, इम्पोर्टेंट लगा लेंगे। श्रीलंका क्या है, श्रीलंका भारत का एक पड़ोसी देश है तथा श्रीलंका 2 फरवरी 1948, इधर लिखा हुआ नहीं है तो आप लिख लेना 1948। कितना, 1948। 2 फरवरी 1948 को क्या हुआ था, एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। 2 फरवरी 1948 को क्या बन गया था, स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। याद रखना क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था। हालांकि वो ये नहीं देता कभी कभी, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। 2 फरवरी नहीं देता, लेकिन 1948 हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, 1948 में। उसके बाद में देखो, उसके बाद में आता है श्रीलंका में सिंहली समुदाय के लोग क्या थे, बहुसंख्यक है। कौन, दो समुदाय होते हैं श्रीलंका में, 2 समुदाय थे। कौन से, एक तो सिंहली था और दूसरा कौन था, तमिल था। पहला कौन था, सिंहली, और दूसरा तमिल था। सिंहली तो क्या थे, बहुसंख्यक। क्या से, बहुसंख्यक। बहुसंख्यक का मतलब होता है जो संख्या में क्या हो, ज़्यादा हो। और तमिल समुदाय के लोग कैसे थे, अल्पसंख्यक। क्या थे, अल्पसंख्यक, कम थे। सिंहली समुदाय के अधिक होने के कारण, जो सिंहली समुदाय था उसका अधिक, सिंहली समुदाय क्या था, अधिक था, और उसे अधिक होने के कारण श्रीलंका का जो प्राचीन नाम था उसे क्या था, सिंहलिया सिलोन। क्या नाम था, सिंहलिया सिलोन। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था, सिंहलिया सिलोन। और ये प्राचीन नाम क्यों पड़ा था इसका, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन थे, सिंहली समुदाय के लोग रहते थे। आगे देखिए अगला अगला पॉइंट था इसका कि 1956 में श्रीलंका में एक कानून बनाया गया, और इस कानून के तहत तमिल समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों से क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया, तथा सिंहली भाषा को क्या बना दिया गया, एकमात्र राजभाषा बना दिया गया। क्या बना दिया उसको, राजभाषा। 1956 में क्या बनाया, उन्होंने एक कानून बनाया, और जो तमिल समुदाय के अल्पसंख्यक लोग थे उनको अभी अपने अधिकारों से क्या कर दिया, वंचित। उनको बोला कि आपको कोई अधिकार नहीं मिलेंगे, उनको उनके सभी अधिकार छीन ले गए। और सिंहली क्या थे, अधिक थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, अपनी ही सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया। उसके बाद देखो श्रीलंका में विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को विशेष प्राथमिकता देने की नीति चलाई गई। तमिल समुदाय को वंचित रखा गया तथा नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण व बढ़ावा देगी तथा और क्या करने लगे, वो जो भी कॉलेज विश्वविद्यालय थे उनमें सिंहली लोगों को ही क्या किया, एडमिशन मिलने लगा, जबकि तमिल समुदाय के लोगों को ये अधिकार प्राप्त नहीं थे। और उन्होंने एक नीति चलाई, क्या नीति चलाई, कि जो बौद्ध मत है, बौद्ध धर्म है, उसको ही संरक्षण और बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा श्रीलंका में किसी भी धर्म को संरक्षण या बढ़ावा नहीं मिलेगा। श्रीलंका में सिंहली समुदाय तमिल समुदाय के मध्य क्या हो गया, टकराव। अब वो दोनों एक दूसरे से क्या करने लगे, लड़ने लग गए। क्या करने लगे, लड़ने लग गए। और इसी टकराव को आगे चलकर किस नाम से जाना जाता है, इसी टकराव को आगे चलकर जातीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। इसी टकराव को क्या किस नाम से जाना जाता है, इसी टकराव को जातीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए ये अपने हो गया जातीय संघर्ष। उसके बाद में देखो इम्पोर्टेंट टॉपिक आते हैं। उसके बाद में आते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक कि श्रीलंका कब बना था, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था, कब बना था, 2 फरवरी 1948। कब बना था, 2 फरवरी 1948। और ये बात मैंने क्लियर कर दी है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। देखो आपके लिए मैं बेस्ट नोट्स लेके आया हूँ, आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, आप इसको नोट कर सकते हो और याद कर सकते हो। आप इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये नोट्स पढ़ोगे तो आपके कम से कम 95 ऊपर नंबर ज़रूर आएंगे। और मैं इसी लेसन के नहीं, हर लेसन के MCQ क्वेश्चन भी लेके आऊँगा,
नोट्स भी लेके आऊँगा, सब चीज़, बस आपको पढ़ना है। तो दूसरा पॉइंट देखो, श्रीलंका का प्राचीन नाम था सिंहलिया, सिलोन था। श्रीलंका में किस भाषा का राजभाषा दर्जा गया, तो आपको पहले पढ़ा दिया था मेरे, सिंहली भाषा को क्या दिया गया, राजभाषा का दर्जा दिया गया। श्रीलंका में कौन से धर्म को संरक्षण बढ़ावा दिया गया, बौद्ध मत को। कौन सा मत का मतलब क्या होता है, धर्म, तो बौद्ध मत को। श्रीलंका में जातीय संघर्ष कब हुआ, 1987 में, अभी बढ़ाया था मैंने, ये रहा 1987 में। और किन के मध्य, सिंहली समुदाय और तमिल समुदाय के मध्य हुआ। उसके बाद में देखो अगला, ये याद करने योग्य क्वेश्चन है कि कौन से प्रधानमंत्री जिन्होंने श्रीलंका में शांति सेना भेजी, तो कौन से प्रधानमंत्री थे, श्रीमान राजीव गांधी थे। अब आगे का जो क्वेश्चन है, आंसर है, वो आगे जाके आपको पढ़ाया जाएगा। और तब तक के लिए नमस्कार। इससे आगे चैप्टर में आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा। इतने नोट्स उतारना, ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना। नमस्कार।